कोई दिक्कत तो नहीं है ना इसमें? आवाज वगैरह में कोई दिक्कत तो नहीं है? एक बार बता दो मुझे, फिर स्टार्ट कर रहा हूँ। चलेंगे बेटा, बात करेंगे। तो मैं कल जो आ चुका था वो हमने बात की थी जो भारत में औपनिवेशिक काल है उसके बारे में। औपनिवेशिक काल में 3 वर्गों में विभाजित करके आपको बताया था। पहला मैंने बताया था कि जो व्यापार का एकाधिकार किया अंग्रेजों ने 1757 से लेकर 1813 तक वो एकाधिकार रहा है। मैंने जिसके लिए 2 निर्णायक युद्ध आपको बताए थे कि जो 2 निर्णायक युद्ध रहे हैं उनके कारण वो एकाधिकार उनका भारत में या भारत का जो व्यापारिक क्षेत्र था उस पर रहा है। उसके बाद अगर मैं बात करूं, उसके बाद की जो हमने बात की थी कि जब उन्होंने व्यापार पे एक अधिकार कर लिया, उसके बाद 16वीं शताब्दी के करीब ही अगर हम देखते हैं तो आपका ब्रिटेन में आपका औद्योगिकरण शुरू हो चुका था, जिस कारण उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, भारत का जो कच्चा उत्पादन था वो यहाँ से भारत से उठाकर उसे कहाँ सप्लाई कर रहे थे, ब्रिटेन में सप्लाई कर रहे थे। और ब्रिटेन में कंपनियों के माध्यम से या मशीनों के माध्यम से उस सामान को तैयार कराया जा रहा था और तैयार करा के फिर उस सामान को लाकर वापस कहाँ बेचा जा रहा था, भारत में बेचा जा रहा था। तो मैंने बताया था कि ये भारतीय अर्थव्यवस्था में आपका औद्योगिक काल कहलाता है, औद्योगिक औपनिवेशिक काल कहलाता है, जो आपका 1813 से लेकर 1858 तक था। उसके बाद जो मैंने पढ़ाया था आपको, मैंने बताया था कि आपका 1858 से लेकर 1947 तक की यदि हम स्थिति देखते हैं तो उस दौरान ब्रिटेन का कहीं ना कहीं भारत के वित्त पे भी क्या रहा है, वित्त पर भी अधिकार रहा है। अगर मैं भारत के वित्त पर अधिकार की बात करूं कि वित्त पर कैसा अधिकार किया है उन्होंने, तो वित्त पर जो अधिकार किया उसने, वित्त पर अधिकार किया, मैंने बताया था कि उन्होंने बैंक वगैरह स्थापित करने शुरू कर दिए भारत में, जिसमें भारतीय लोगों ने अपने पैसा जमा किया है और उस पैसे का यूज जो किया गया ब्रिटेन के द्वारा। ये जो बैंक थे ब्रिटेन के, तो उद्योगपतियों के बैंक थे या फिर ब्रिटेन की सरकार के बैंक थे, तो वो पैसा भी यहाँ से कहां चला गया, वो भी ब्रिटेन में चला गया, उसका यूज भी ब्रिटेन में ही किया गया था। तो ये 3 काल थे हमारे, पहला व्यापार पर एकाधिकार, दूसरा औद्योगिक औपनिवेशिक काल और तीसरा आपका वित्तीय अधिकार, जो हमारे औपनिवेशिक काल में पढ़े जाते हैं। तो ये स्थिति तो उनकी थी जो अंग्रेजों ने किया उस दौरान, मतलब जो जो उनके काल कहलारे हमारे भारतीय अर्थव्यवस्था में जो हमने पढ़े हैं। लेकिन अगर हम बात करें इस औपनिवेशिक स्थिति में भारत की क्या दशा रही है, भारत की स्थिति क्या रही है, उसके बारे में भी मैं एक बार बात कर लूं कि उस दौरान की स्थिति भारत की थी क्या, कि भारत का किस आधार पर क्या शोषण हुआ है, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। अगर मैं बात करूं औपनिवेशिक काल में भारतीय अर्थव्यवस्था की दशा या स्थिति, औपनिवेशिक काल में, औपनिवेशिक काल में भारत की स्थिति, भारत की जो स्थिति रही है वो क्या थी, ये उसकी दशा क्या थी, उसके बारे में हम यहां देख रहे हैं। अगर मैं पहली बात करूं कि भारत की अगर हम बात करते हैं, पहले अगर मैं बात करूं तो पहले हम बात करेंगे कृषि को लेकर कि कृषि की स्थिति औपनिवेशिक काल में क्या रही है हमारी अर्थव्यवस्था में। तो अगर मैं बात करूं तो कृषि में अत्यधिक मात्रा में शोषण किया गया भारतीय किसानों का अंग्रेजों के द्वारा। उसका कारण था कि जो टैक्स लिया जा रहा था वो अत्यधिक मात्रा में लिया गया। अगर मैं बात करूं तो भारतीय किसानों का औपनिवेशिक काल में अत्यधिक कर रोपित करके शोषण किया गया। तो जो भारतीय किसान थे उनका शोषण हुआ है औपनिवेशिक काल में। क्यों हुआ है? क्योंकि कर अत्यधिक मात्रा में लगाया गया था। अगर मैं कहूं कि वे स्थिति क्या है, वे स्थिति कहां क्या है कि जिनमें कर की मात्रा हम देखने को मिलेगी, तो अगर मैं बात करूं जिसके उदाहरण ये है, अगर मैं बात करता हूं कि कौन कौन सी स्थिति है वे, तो हम देखते हैं किसके कारण क्या है। अगर हम बात करूं कि जो ये कर करके रोपे आपका क्या शोषण किया गया, इसके कारण कौन कौन से हैं, तो इसके 3 कारण है भाई। इसके 3 कारण देखने को मिलते हैं। पहला कारण जो हमारा
वो एक व्यवस्था चलाई थी अंग्रेजों ने भारत में, जिसका नाम था स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था। स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था। अभी मैं बात भी करूंगा कि डिटेल में ये है क्या। उसके बाद दूसरी व्यवस्था चलाई थी उन्होंने, रैयतवाड़ी व्यवस्था। रैयतवाड़ी व्यवस्था ये चलाई थी अंग्रेजों ने। और तीसरी थी महालवाड़ी, महालवाड़ी अर्थव्यवस्था या महालवाड़ी व्यवस्था। अगर मैं बात करूं कि ये है क्या, अगर मैं तीनों में डिफरेंस की बात करूं कि क्या थी ये, तो एक बार इन्हें देख लेंगे और इसी के आधार पर शोषण किया गया भारतीय किसानों को। अगर मैं बात करूं कि स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था जो है, इसकी जो शुरुआत हुई है, इसकी जो शुरुआत हुई है स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था की, तो इसकी शुरुआत हुई थी आपकी 1793 में, 1993 में इसकी शुरुआत हुई है। और इसके जो जनक माने जाते हैं, इसके जो जनक माने जाते हैं, इसके जन्मदाता जो माने जाते हैं, इसके जन्मदाता जो थे आपके, उनका नाम था आपका कॉर्नवालिस। कॉर्नवालिस इनके जन्मदाता माने जाते हैं, कॉर्नवालिस को इसका जन्मदाता माना जाता है। उसके बाद अगर मैं बात करूं कि ये कितने परसेंट भाग पर थी, कितने परसेंट, भारत के केवल 19% क्षेत्र पर फैली हुई थी। 19% क्षेत्र पर फैली हुई थी ये स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था, फैली हुई थी 19% क्षेत्र पर। अगर मैं बात करूं कि कौन कौन से क्षेत्र थे, तो उसमें जो क्षेत्र शामिल होते हैं आपके, उसमें शामिल होते हैं हमारे बंगाल, बिहार और उड़ीसा। तीन क्षेत्र इसमें शामिल थे हमारे, बंगाल, बिहार और उड़ीसा। अगर मैं बात करूं कि इसमें जो टैक्स की मात्रा थी, जो कर की दर थी, कर की दर कितनी थी, तो कर की जो दर थी इसमें, जो कर की दर थी इसमें प्रतिशत में कितना लिया जा रहा था, तो टोटल उत्पादन का, कुल उत्पादन का किसानों से जो लिया जा रहा था यहाँ पे, कुल उत्पादन का उससे लिया जाता था कितना, 89%। 89% किसानों से लिया जाता था। इस व्यवस्था में 89% किसानों से लिया गया था टैक्स इसमें। अगर मैं ये कहूंगी मतलब क्या है, तो मतलब सीधा ये है, अगर कोई किसान 100 बोरी चावल का उत्पादन करता है, अगर कोई किसान 100 बोरी चावल का उत्पादन करता है, तो उसमें से 89 बोरी जो थी वो किसे देनी होगी, वो अंग्रेजों को देनी होगी, वो अंग्रेजों को देनी थी। तो ये कर की स्थिति रखी गई है आपकी स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था में। कॉर्नवालिस ने ये चलाई थी 1793 में ये चलाई गई है। 19% क्षेत्र पे ये फैली हुई थी, ठीक है। बंगाल, बिहार, उड़ीसा ये 19% में वे क्षेत्र थे। अगर मैं बात करूं तो कितने परसेंट लिया जा रहा था, 89% इसमें टैक्स की मात्रा थी। 89% जो थी इसमें टैक्स की मात्रा इसमें रखी गई थी। दूसरी चीज अगर मैं बात करूं इसी स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था की, अगर हम इसमें और बात करें तो स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था की एक और स्थिति थी कि इसमें जो टैक्स लेता था, अगर मैं बात करूं टैक्स की स्थिति कहते हैं कि टैक्स लेगा कौन, तो ऊपर की साइड में यदि हम बात करें सबसे ऊपर थे अंग्रेज। अंग्रेजों ने अपने नीचे एक पद बना दिया था, एक पद बना दिया गया था अंग्रेजों के नीचे। अंग्रेजों ने जो बनाया था उसका नाम था जमींदार। उस पद का नाम था आपका जमींदार। तो जो जमींदार पद था इसके नीचे जो हुआ करते थे वे किसान थे, जिनकी भूमि हुआ करती थी, जिनकी भूमि या जिनकी जमीन हुआ करती थी, किसान इसके नीचे थे। अगर मैं बात करूं तो ये जिम्मेदारी आपकी जमींदार जो था, जमींदार की जिम्मेदारी हुआ करती थी कि जमींदार क्या करेगा, ये किसानों से टैक्स लेगा और जमींदार किसे देगा आपका, वो देगा अंग्रेजों को। अब एक बात हमने देखी यहाँ, अगर मैं बात करूं कि जैसा गवर्नमेंट आपका अंग्रेजों ने तो फिक्स कर दिया कि भाई 89% क्या होगा, हमारा टैक्स होगा। गवर्नमेंट ने तो फिक्स कर दिया कि 89 हमें देना पड़ेगा तुम्हें, अंग्रेजों ने कहा। अब जमींदार ऐसा तो है नहीं कि जमींदार जो टैक्स लेने जाएगा वो 89 ही लेगा। पता लगा जमींदार ने कहा कि भाई 100 बोरी में से हमें चाहिएगी 92 बोरी, हमें चाहिएगी 92 बोरी, और उन 92 में से 3 उसने अपने पास रख ली और 89 जमा करती किसके पास, अंग्रेजों के पास। अब किसान के पास केवल कितनी बची 100 में से, किसानों के पास बची केवल 8 बोरी। अब ये बताओ कि ये शोषण है या नहीं, ये था आर्थिक शोषण। भारत में कृषि का जो शोषण हुआ है इस व्यवस्था के अंदर हुआ है,
जिसका नाम है आपका स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था। स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था, इस व्यवस्था के अंदर क्या हुआ आपका शोषण किया गया। इस व्यवस्था के अंदर शोषण किया गया है किसका, भारतीय किसानों का। 89% कर लिया जाता था इसमें, 19% भाग पे फैली हुई थी। बंगाल, बिहार, उड़ीसा वाले क्षेत्र में ये थी व्यवस्था। इसके जनक जो माने जाते हैं वो कॉर्नवालिस को माने जाते हैं। और कब शुरुआत की गई है, 1793 में शुरुआत इसकी की गई। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो इसमें जो अंग्रेजों के और किसानों के बीच में जो कड़ी हुआ करती थी, ये इंपोर्टेंट है। वो कौन होते थे आपके, वो जमींदार होते थे। जमींदार की वो कड़ी थी, जमींदार वो कड़ी थी जो एक कर इकट्ठा करता था, जो एक कर इकट्ठा करता था। तो ध्यान रखना, ये थी आपकी स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था, ये थी स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था। उसके बाद अगर हम आगे बढ़ेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे हम, तो दूसरी व्यवस्था है हमारी, दूसरी है रैयतवाड़ी व्यवस्था। दूसरी व्यवस्था जो है वो है रैयतवाड़ी व्यवस्था। दूसरी व्यवस्था ये हमारी रैयतवाड़ी व्यवस्था। अगर मैं रैयतवाड़ी व्यवस्था की बात करूं, अगर मैं रैयतवाड़ी व्यवस्था की बात करूं, बेटा कोई दिक्कत तो नहीं आ रही ना किसी को आवाज वगैरह में, कोई दिक्कत तो नहीं है ना किसी को? चलिए, अगर मैं रैयतवाड़ी व्यवस्था की बात करूं तो रैयतवाड़ी जो व्यवस्था है, अगर हम बात करें कि इसकी शुरुआत कब हुई है, तो इसकी जो शुरुआत हुई थी वो शुरुआत हुई थी आपकी 1792 में। इसकी शुरुआत हुई थी 1792 में, इसकी शुरुआत हुई है। अगर हम बात करें कि इसके जनक किसे माना जाता है, इसके जनक किसे माना जाता है, इसके जन्मदाता कौन थे, तो इसके जन्मदाता थे आपके कैप्टन रीड, कैप्टन रीड, और दूसरे जिनके साथ जो थे उसका नाम था मुनरो, मुनरो। तो ये दो व्यक्ति रहे हैं जिन्होंने इसकी शुरुआत की थी। कैप्टन रीड और मुनरो दो व्यक्ति थे जिन्होंने रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत की थी। अगर मैं बात करूं किस क्षेत्र में, अगर कितने क्षेत्र में फैली हुई थी, तो भारत के 51% क्षेत्र पर, भारत के 51% क्षेत्र पर, 51% क्षेत्र पर फैली हुई थी। 51% क्षेत्र पर फैली हुई थी ये भाई, फैली हुई थी। तो ये स्थिति थी इसमें आपकी रैयतवाड़ी व्यवस्था में। रैयतवाड़ी व्यवस्था में आपकी ये स्थिति रही है, 51% क्षेत्र पे ये फैली हुई थी, 51% क्षेत्र पे ये थी। उसके बाद अगर मैं बात करूं, अगर हम बात करें कि कितना टैक्स इसमें लिया जा रहा था, तो इसमें जो कर की दर थी, इसमें जो कर की दर थी, कर की प्रतिशत जो ली जाती थी, तो वो कर की परसेंटेज थी कितनी आपकी 50%। इसमें 50% आपकी कर की दर थी, 50% कर की मात्रा इसमें ली जाती थी, 50% इसमें कर की दर थी, कर की दर इसमें 50% रही है। अगर मैं बात करूं तो एक चीज ध्यान रखना कि भारत के सबसे अधिक क्षेत्र पर कौन सी व्यवस्था लागू होती है, इन तीनों में से, आपकी रैयतवाड़ी में से, स्थायी बंदोबस्त में से और महलवाड़ी में से। तो रैयतवाड़ी, स्थायी बंदोबस्त और महलवाड़ी में से जो सबसे अधिक क्षेत्र पर फैली हुई व्यवस्था थी आपकी, वो व्यवस्था थी आपकी रैयतवाड़ी व्यवस्था। वो व्यवस्था थी आपकी रैयतवाड़ी व्यवस्था। इन क्षेत्रों में सबसे अधिक क्षेत्र में फैली हुई थी, कितने परसेंट क्षेत्र पे, 51% क्षेत्र पर फैली हुई थी। और कितने परसेंट टैक्स लेते थे इसमें 50% टैक्स लिया जाता था। दूसरी बात अगर मैं बात करूं कि इसमें टैक्स लेने की स्थिति क्या थी, तो उसमें टैक्स लेने की स्थिति ये थी कि इसमें ऊपर की साइड में अंग्रेज थे, इसमें जो थे आपके ऊपर की साइड में अंग्रेज हुआ करते थे, बीच में अंग्रेजों ने अपने कुछ ऑफिस बना दिए थे जिसमें अंग्रेजी कर्मचारी बैठते थे। तो कुछ ऑफिस बना दिए गए थे अंग्रेजों के द्वारा, और उसके नीचे होते थे किसान, उसके नीचे होते थे किसान। तो इसमें किसान जो था आपका, किसान को जाकर अपने आप जमा कराना पड़ता था यहाँ का टैक्स, और उसके बाद जो यहाँ से फिर कहाँ जाता था आपके, डायरेक्ट अंग्रेजों के पास चला जाता था। लेकिन ऑफिस में भी जो बैठते थे वे भी अंग्रेजी कर्मचारी थे, वे भी अंग्रेजी कर्मचारी थे। तो ध्यान रखना कि मैंने बता दिया आपको कौन कौन से क्षेत्र। अगर मैं बात करूं 51% क्षेत्र में है, अगर पूछता है कौन से क्षेत्र है इसमें, तो जिसमें जो क्षेत्र शामिल होते हैं, इसमें आपका मद्रास शामिल होता है। जो मद्रास वाला भाग था, दक्षिण भारत वाला भाग था, वो पूरा इसी में शामिल होता है, मद्रास वाला भाग। और इसमें जो मुंबई वाला भाग था, मुंबई वाला भाग जो था वो 51% क्षेत्र में यही शामिल होते हैं। ये पूरा का पूरा क्षेत्र था, पूरा मराठा जो नीचे वाला क्षेत्र है। और मद्रास वाला पूरा भाग था जो केरल भी शामिल था, उसमें आपका मैं बात करूं तो आपका ऊपर आंध्र प्रदेश वाला भाग, सारा का सारा जो क्षेत्र था वो इसी क्षेत्र में शामिल होता है, दक्षिण भारत वाला। तो 51% क्षेत्र सबसे अधिक भाग पे यही फैली हुई थी। मैंने बता दिया 51% क्षेत्र में थी, मद्रास और मुंबई में फैली हुई थी सबसे अधिक मात्रा में। अगर मैं बात करूं तो इसमें अंग्रेज डायरेक्टली टैक्स लेते थे, यहाँ भी अंग्रेज कर्मचारी बैठते थे, किसान इनके पास जमा करते थे, और ये यहाँ से
आपका अंग्रेजों के पास चला जाता था। 1792 में इसकी शुरुआत हुई है। उसके बाद शुरुआत करने वाले व्यक्ति कौन रहे हैं, तो कैप्टन रीड रहे हैं, और आपके मुंद्रो के नाम से एक व्यक्ति है, उसने इसकी शुरुआत की है, उसने इसकी शुरुआत की है। अच्छा एक चीज बता रहा हूं बेटा मैं, एक टीचर है नवीन सर के नाम से, नवीन सर के नाम से एक टीचर है जो ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं। तो उन्होंने एक मुहिम शुरू की है कि जितने भी ये गवर्नर जनरल भारत में आए हैं, उन गवर्नर जनरल के आगे जो लोड लगा हुआ है, तो उस लोड को ना लगाया जाए, उस लोड को ना लगाया जाए। तो मतलब कौन ना लगाए, हम भारतीय तो लगा ही ना, क्योंकि हमारे इतना ज्यादा मात्रा में शोषण होना किया सभी किसानों का, ये सभी भारतीय लोगों का शोषण किया गया उनके द्वारा, और फिर भी हम उनके नाम के सामने लोड लगा के लिखते हैं। जैसे मैंने अभी लगाया नहीं, जो कौन वाली था मैंने उसके सामने लोड नहीं लगाया। तो ध्यान रखना, इस लोड को हटाना शुरू करो ताकि ये मुहिम हमारे पूरे देश में पहुंच सके, और इसे हम समाप्त करते लोड शब्द को आगे से उनके नाम के, और केवल जो उनका नाम है केवल उतना ही हम लिखें। तो इतना ध्यान रखना, लोड शब्द काटना है बस में। तो अगर मैं बात करूं तो ये स्थिति रही हमारी किसकी, रैयतवाड़ी व्यवस्था की। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे अगर मैं बात करूं तो दूसरी व्यवस्था हमारी माहलवाड़ी व्यवस्था। दो व्यवस्था हो चुकी, तीसरी व्यवस्था है हमारी माहलवाड़ी व्यवस्था। माहलवाड़ी व्यवस्था की अगर मैं बात करूं तो माहलवाड़ी व्यवस्था की स्थिति क्या रही है। अगर हम माहलवाड़ी व्यवस्था की बात करें, अगर हम माहलवाड़ी व्यवस्था की बात करें, माहलवाड़ी व्यवस्था की बात करें तो इसकी स्थिति ये रही है कि पहली चीज तो इसके जनक कौन रहे हैं, इसके जनक कौन थे, इसकी शुरुआत कब हुई है, इसकी शुरुआत कब हुई है, इसकी शुरुआत कब हुई है। उसके बाद अगर मैं बात करूं कितने क्षेत्रफल पे फैली हुई थी, इसका क्षेत्र कितना था। उसके बाद अगर मैं बात करूं कि कर की दर कितनी थी इसमें, कर की दर जो थी वो कितनी थी इसमें। तो अगर हम बात करें कि इसके जनक जो माने जाते हैं, वो माने जाते हैं आपके होल्ट मैकेंजी, होल्ट मैकेंजी को माने जाते हैं, मैकेंजी को माने जाते हैं इसके जनक, होल्ट मैकेंजी को इसके जनक माने जाते हैं। शुरुआत जो हुई थी इसकी वो 1822 में इसकी शुरुआत हुई है, 1822 में इसकी शुरुआत हुई है। कितने परसेंट क्षेत्र पे फैली हुई है, तो मैंने तुम्हें बता दिया कि पहली वाली जो फैली हुई थी आपकी वो 19% क्षेत्र पे थी स्थायी बंदोबस्त। दूसरी मैंने बता दी 51% क्षेत्र पे थी, दोनों मिलाकर होगी 70% क्षेत्र पे। तो ये कितने में बची, ये बची आपकी 30% क्षेत्र पर, ये कितने में बची आपकी 30% क्षेत्र पर। और इसमें कर की जो दर थी, कर की दर थी इसमें भी कितनी 50% कि कुल उत्पादन का 50% देना होगा इसमें, जैसा आपका रैयतवाड़ी व्यवस्था में था, जैसा रैयतवाड़ी व्यवस्था में था कि इसमें भी 85% देना होगा आपका टोटल उत्पादन का, कुल उत्पादन का। अगर मैं बात करूं कि इसमें कर इकट्ठा करने की जिम्मेदारी किसे दी गई थी, अंग्रेजों के द्वारा। तो इसमें जो कर इकट्ठा करने की जिम्मेदारी दी गई थी, तो ऊपर की साइड में होते थे अंग्रेज, ऊपर होते थे आपके अंग्रेज, और अंग्रेजों के नीचे जो थे यहाँ पे अंग्रेजों ने एक शब्द, एक पद बना दिया था जिसे कहा जाता था उस दौरान प्रधान। तो प्रधान शब्द था एक, ये प्रधान पद बनाया गया था अंग्रेजों के द्वारा। और उसके नीचे जो था आपका, उसके नीचे होते थे किसान, ये किसान होते थे। 4-5 गांवों के, 4-5 गांवों को मिलाकर एक पद बनाया गया था जिसे कहा जाता प्रधान, प्रधान कहा जाता था। तो किसान लोगों को उस प्रधान को टैक्स देना होता था, और वो प्रधान क्या करता था आपका, अंग्रेजों के ऊपर टैक्स देता था। तो ये स्थिति थी इसकी माहलवाड़ी व्यवस्था की। अगर मैं कहूं कि ये क्षेत्र कौन सा था, तो इसमें शामिल होता है आपका उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जो था, उत्तर प्रदेश में यही व्यवस्था लागू थी। इसमें शामिल होता है पंजाब, पंजाब वाला भाग भी इसी में शामिल होता है, और इसी में शामिल होता है आपका हरियाणा, हरियाणा जो है वो भी इसी में शामिल होता है। तो ये कंडीशन जो थी ये यहाँ पे लागू थी आपकी, मैंने बता दिया आपकी माहलवाड़ी व्यवस्था उत्तर प्रदेश में, पंजाब में और हरियाणा में 30% भाग में ये फैली हुई थी, और 50% इसमें टैक्स दिया जाता था। मैंने बता दिया 1822 में शुरुआत हुई है, और होल्ट मैकेंजी ने इसकी शुरुआत की है। तो अगर मैं बात करूं तो मैंने बता दिया ऊपर की साइड में इसमें अंग्रेज थे, नीचे इसमें किसान होते थे, और बीच में एक पद अंग्रेजों के द्वारा बना दिया गया था जिसका नाम था आपका प्रधान, जिसका नाम था आपका क्या, प्रधान। तो ये 3 व्यवस्था थी जिन्हें भारतीय इतिहास में व्यवस्था के नाम से जाना जाता है, या भारतीय इतिहास जब तुम पढ़ोगे तो आधुनिक इतिहास में ना भारतीय सुधार आंदोलन कहा जाता है, भूमि सुधार आंदोलन कहा जाता है ना भारतीय इतिहास में। ये भूमि सुधार आंदोलन है कि जिसने भारत के किसानों को सभी का शोषण किया, लेकिन हम फिर भी भारतीय इतिहास में किस नाम से जानते हैं, भूमि सुधार आंदोलन के नाम से जानते हैं, कि भूमि सुधार व्यवस्था के नाम से जानते हैं कि भूमि सुधार व्यवस्था की गई है भारतीय इतिहास में। लेकिन इसमें भारतीय किसानों का शोषण हुआ अत्यधिक मात्रा में, जिससे हमारी जो कृषि है, जो हमारी कृषि है वो प्रभावित होना शुरू होगी। बहुत सारे किसान लोगों ने आत्महत्या भी की है, इसे लेकर इतिहास में बहुत सारे आंदोलन भी रहे हमारे आधुनिक इतिहास में, वो हम इतिहास में पढ़ेंगे चल गए, यहाँ तो उसकी बात नहीं करेंगे क्योंकि इकोनॉमिक्स की क्लास है।
तो ये व्यवस्था है हमारी कृषि के दौरान। तो कृषि जो होती चली गई, हमारे जो किसान होते चले गए, हमारे किसान कमजोर होते चले गए आने वाले टाइम में, तो ये स्थिति रही है, ये शोषण हुआ है पूरा हमारे कृषि क्षेत्र का। उसके बाद आगे बढ़ेंगे हम, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो पहली स्थिति मैंने बताई औपनिवेशिक काल में हमारी कृषि की स्थिति क्या थी, तो टैक्स अत्यधिक मात्रा में लगाया गया है, जिससे भारतीय किसानों का शोषण हुआ अत्यधिक मात्रा में। अब दूसरी बात आती है हमारी, दूसरी बात जो आती है हमारी, वो आती है किसकी, वो आती है हमारी, दूसरी बात आती है उद्योगों की, कि उद्योग जो थे हमारे यहाँ, उन उद्योगों की क्या स्थिति थी। अगर हम उद्योगों की बात करें कि उद्योगों की क्या स्थिति रही है इस औपनिवेशिक काल में, तो अगर मैं बात करूं, एक उद्योग लगाया गया, एक उद्योग लगाया गया। मैं पहला अगर बात करूं तो जूट का उद्योग लगाया गया भारत में। भारत में कहा, पश्चिम बंगाल वाले भाग में वो उद्योग लगाया गया, और वो उद्योग लगाया गया 1818 ईस्वी में। लेकिन वो उद्योग जो था आपका असफल उद्योग रहा है भारत में। उसके बाद फिर शुरुआत आगे बढ़ाया गया, आगे बढ़ाया गया 1854 में भी एक उद्योग लगा है, सफल रहा उद्योग, लेकिन इतना ज्यादा सफल नहीं हुआ, ज्यादा प्रॉफिट नहीं कमाया, क्योंकि मैंने बताया था 1600 शताब्दी में या 16वीं शताब्दी में आपकी क्या हुई थी, ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति शुरू हो चुकी थी, जिस कारण ये उद्योग सफल ही नहीं हो पाए। तो ऐसी स्थिति कुछ भारत में देखने को मिल रही है कि उद्योग तो लगा रहे हैं, लेकिन इनका कोई प्रभाव नहीं है, इनका कोई महत्व नहीं है, ना इनका कोई प्रॉफिट है, ऐसा कुछ नहीं मिला देखने को। तो पहले अगर मैं बात करूं तो हम सूती वस्त्र को लेकर देख रहे हैं, सूती वस्त्र के उद्योग, सूती वस्त्र के उद्योग, उद्योग। तो पहला जो उद्योग लगाया गया सूती वस्त्र का, पहला उद्योग जो लगाया सूती वस्त्र का, वो लगाया था कहां पे, पोर्ट ग्लोस्टर, वो लगाया था पोर्ट ग्लोस्टर। पोर्ट ग्लोस्टर ये पड़ता है कहां, पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल में पड़ता है। कब लगाया था, तो 1818 में लगाया था, लेकिन क्या रहा है, असफल उद्योग रहा है, असफल उद्योग ये रहा है, ये असफल उद्योग था पश्चिम बंगाल में, ध्यान रखना। पहला कौन सा उद्योग था, सूती वस्त्र का उद्योग था। दूसरी अगर मैं बात करूं तो दूसरी स्थिति जो है हमारी, दूसरा उद्योग लगाया गया हमारा मुंबई में, दूसरा उद्योग जो लगाया गया, दूसरा सूती वस्त्र उद्योग जो लगा, दूसरा सूती वस्त्र उद्योग जो लगाया गया, वो लगाया गया मुंबई में, वो लगाया गया मुंबई में। मुंबई में लगाया गया, किसके द्वारा लगाया गया था, ये लगाया गया था भाई डाबरजी कवास के द्वारा, डाबरजी कवास के द्वारा ये उद्योग लगाया गया था, ये उद्योग डाबरजी कवास के द्वारा लगाया गया था। प्रथम सफल सूती वस्त्र उद्योग था, प्रथम सफल सूती वस्त्र उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, प्रथम सफल सूती वस्त्र उद्योग। उसके बाद अगर मैं तीसरी बात करूं कि कब लगाया गया है, तो 1854 में लगाया गया था, ये 1854 में ही लगाया गया था। उसके बाद अगर हम बात करें कि प्रथम कपास उद्योग, प्रथम कपास का जो उद्योग लगाया गया है, प्रथम कपास का जो उद्योग लगाया गया है वो कब लगाया, जूट का उद्योग की मैं अगर बात करूं, अभी से किसका एंड पूछ रहा, किसका एंड बताओ एक बार, किसका एंड बताना है मुझे। अच्छा, जो रेतवाड़ी व्यवस्था है, इनका अंत आगे चलकर हुआ जब भारत में क्रांतिकारी आंदोलन शुरू हो चुके थे, तब हुआ था, लेकिन वो यहाँ का पोर्शन नहीं है यार, वो हमें इतिहास में पढ़ेंगे। इकोनॉमिक्स की स्थिति चल रही है, बस केवल इकोनॉमिक्स में मुझे इतना ही पढ़ाना था कि शोषण हुआ कैसे। मैं पढ़ाऊंगा जब इतिहास पढ़ाऊंगा उसमें डिटेल में बताऊंगा कि कैसी कैसी स्थिति और कब, क्योंकि इसमें अगर मैं बात करूं जो अभी रेतवाड़ी स्थिति है, इसमें तो बहुत सारी चीजें हैं और भी। जैसे अगर मैं बात करूं, मैंने आपको आपका स्थायी बंदोबस्त बताया, सूर्यास्त कानून कहा जाता है इसे, स्तंभगारी कानून भी कहा जाता है इसे, तो बहुत सारी स्थिति है अभी, तो वो मैं इतिहास में पढ़ूंगा। केवल यहाँ तो इतना बताना था कि इन लोगों ने इतनी मात्रा में कर थोपा भारत पे, भारतीय किसानों पे, जिससे उनका शोषण हुआ है और हमारे यहाँ के किसान लोग उभर नहीं पाए, तो ये स्थिति रही। पढ़ेंगे उसके बारे में भी, इतिहास में पढ़ूंगा। प्रथम जूट उद्योग की अगर मैं बात करूं, प्रथम जूट उद्योग की अगर मैं बात करूं, तो प्रथम जूट उद्योग जो लगाया गया वो लगाया गया आपका 1859 में, प्रथम जूट उद्योग लगाया गया आपका 1859 में, और ये लगाया गया था आपका रिसरा, रिसरा पड़ता है आपका पश्चिम बंगाल में, रिसरा जो पड़ता है वो पड़ता है पश्चिम बंगाल में, ये लगाया गया था यहाँ पे। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो एक उद्योग और लगाया गया, एक उद्योग लगाया गया आपका 1870 में, और 1870 में जो ये उद्योग लगाया गया, ये यहाँ पे प्रथम लौह एवं इस्पात उद्योग था, प्रथम एवं लौह एवं इस्पात उद्योग था,
इस्पात उद्योग भाई। और ये लगाया गया था आपका कुल्टी, एक क्षेत्र पड़ता है कुल्टी, कुल्टी पड़ता है और ये भी कहां पे है, ये भी पश्चिम बंगाल वाले भाग में ही है। और ये असफल उद्योग रहा है भाई, ये भी असफल उद्योग रहा है, ये भी असफल उद्योग था, ये भी असफल उद्योग था। उसके बाद एक और लगा है आपका, एक और उद्योग लगाया गया आपका 1907 में लगाया गया था, 1907 में लगाया गया, जिस उद्योग का नाम है आपका टिस्को। टिस्को लोहा एवं इस्पात उद्योग है, लोह एवं इस्पात उद्योग है, इस्पात उद्योग है ये भी। और ये लोहे का लेगा आपको प्रथम सफल उद्योग था, प्रथम सफल उद्योग रहा है ये लोहे को लेकर, प्रथम सफल उद्योग रहा है ये लोहे को लेकर आपका, ठीक है। ये किसको लिखा आपका, ये प्रथम सफल उद्योग माना जाता है लोहे को लेकर। अगर मैं बात करूं तो जमशेदपुर झारखंड में ये लगाया गया था, जमशेदपुर झारखंड में लगाया गया था। लेकिन अगर मैं बात करूं कि ये उद्योग हमने लगाए तो है इस दौरान, लेकिन ये इतने ज्यादा उभर नहीं पाए, क्योंकि मैंने बताया कि 16वीं शताब्दी में ब्रिटेन में औद्योगिकरण शुरू हो चुका था, जिसमें बड़ी बड़ी मशीनों का प्रयोग किया जा रहा था। और भारत के पास उतनी बड़ी मशीन नहीं थी, उतने बड़े उद्योग नहीं थे भारत के पास, छोटे उद्योग थे, लघु उद्योग थे, जिससे कहीं ना कहीं उस ब्रिटेन के औद्योगिकरण का प्रभाव भारत में देखने को मिल रहा था। इसी कारण ये उद्योग लगे तो है, लेकिन ये सफल नहीं हो पाए। भारत में जो ये उद्योग सफल हुए हैं, कहीं ना कहीं किसी भी चीज को लेकर अगर उद्योग सफल हुए हैं तो वो सफल उद्योग रहे हमारी आजादी के बाद 1947 के बाद, क्योंकि 1948 में ही हमने पहली औद्योगिक नीति ले आए थे अपनी। 6 अप्रैल 1948 को हमारी पहली औद्योगिक नीति आ गई जवाहरलाल नेहरू के अधीन। तो उनके नेतृत्व में एक औद्योगिक नीति लाई गई, जिसके कारण हमारे उद्योग आगे चलकर हो रहे हैं। हम आगे चलकर पंचवर्षीय योजना में पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स में, तो जो दूसरी पंचवर्षीय योजना हमारी रही है, दूसरी पंचवर्षीय योजना में हमने जो विकास किया है वो अपने उद्योगों का ही विकास किया है। तो आजादी से पहले हमारे किसी भी उद्योग का या किसी भी उद्योग, कोई भी उद्योग जो था हमारा, वो इतना विकास नहीं कर पाया या इतनी अत्यधिक मात्रा में वो बढ़ नहीं पाया, उसमें कोई प्रॉफिट नहीं कमाया, लेकिन लगाए जरूर गए हैं। उसका न उभरने का कारण क्या था, ब्रिटेन में जो चल रहा था औद्योगिकरण, इनका न उभरने का कारण वो औद्योगिकरण ही रहा है, उसके कारण ये उभर नहीं पा रहे थे, क्योंकि वहां बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़ी बड़ी मशीनें और टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता। भारत के पास भी टेक्नोलॉजी या भी मशीनें या इतने बड़े बड़े उद्योग नहीं थे, लघु उद्योग थे, जिस पर नकारात्मक प्रभाव रहा है बड़े उद्योगों का। एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि अगर कहीं बड़े उद्योग लगाए जाते हैं तो उसका हमेशा प्रभाव पड़ता है लघु उद्योगों पे, छोटे उद्योगों पे इसलिए प्रभाव पड़ता है। इसलिए भारत सरकार आज वर्तमान में, जो भारत सरकार है वर्तमान में बहुत सारी योजनाएं चलाती है, किसके लिए, जो हमारे लघु उद्योग है उनके लिए, जो सूक्ष्म लघु उद्योग है हमारे, एमएसएमई का नाम सुना होगा आपने। तो जो एमएसएमई है उसमें जो लघु या सूक्ष्म उद्योग आते हैं या मध्यम वर्ग के उद्योग आते हैं, उन्हीं के लिए अत्यधिक योजना चलाई है गवर्नमेंट, उनके लिए चला रही है, उन्हें पैसे दे दिया कि लोन प्रोवाइड करा रही है कि आप लोन लो, अपने उद्योगों को बढ़ाओ। ताकि क्यों बढ़ाओ, क्योंकि जो बड़े उद्योग है कहीं ऐसा ना हो कि उनका प्रभाव इन पर पड़े और ये उद्योग बंद हो जाए, और बड़े बड़े उद्योगों में टेक्नोलॉजी का प्रयोग हो रहा है जिस कारण उनकी वस्तुएं मंदी हो जाती है। जैसा अगर मैं बात करूं भारत और चाइना को लेकर मैं बात करूं, तो भारत और चाइना में यही अंतर है कि चाइना में आज टेक्नोलॉजी है अत्यधिक मात्रा में, जब चाइना में अत्यधिक टेक्नोलॉजी है तो उसके कारण उनकी वस्तुएं महंगी हो जाती है, और हमारे पास इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी नहीं है जिस कारण हमारी वस्तुएं थोड़ी महंगी रहेगा। इस कारण लोग वो सामान खरीदना पसंद कर लेते हैं यहाँ चाइना में जो मंदा है, या भारत में जो खरीदते सामान वो अत्यधिक चाइना का खरीदते हैं। तो यही कारण है कि बड़े उद्योगों का हमेशा प्रभाव पड़ता है किस पर, छोटे उद्योगों पे। इसलिए भारतीय गवर्नमेंट आज भी वर्तमान में बहुत सारी स्कीम चला रही है, बहुत सारी स्कीम चला भी रखी है कि छोटे उद्योग या सूक्ष्म उद्योग या मध्यम वर्ग के जो उद्योग है उन्हें क्या किया जाए, उन्हें आपका लोन दिया जाए, उन्हें लोन प्रोवाइड कराया जाए ताकि उद्योग उभर सके। तो मैंने बता दिया इन सारे उद्योगों पर जो प्रभाव रहा है वो ब्रिटेन की औद्योगिक क्रांति का प्रभाव रहा है। इन सारे उद्योगों पर ब्रिटेन की औद्योगिक क्रांति का प्रभाव रहा है, इसलिए ये उद्योग आजादी से पहले कभी उभर नहीं पाए, इन्होंने कोई प्रॉफिट नहीं कमाया, इन्होंने इतना कोई बड़ा विकास नहीं करा अपना, तो इनका कोई ये सफल नहीं रहे, सफल नहीं माना जाता। लेकिन 1948 में भारत की प्रथम औद्योगिक नीति लाई गई, जिसके तहत कुछ कानून या कुछ प्रावधान उद्योगों के लिए बना दिए गए और ये उद्योग उभरना शुरू हो गए। और दूसरी पंचवर्षीय योजना में हमने क्या रखा, पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य भी हमने ये रखा कि उद्योगों का विकास करना भारत में हमारा उद्देश्य होगा दूसरी पंचवर्षीय योजना में। एक बार देखो, अगर कोई चीज समझ में ना आई हो तो मैं दोबारा बता दूंगा, चेक करो एक बार, अगर कुछ पूछना हो तो देख लो एक बार चेक कर दो, अगर कुछ पूछना हो तो तुम्हें, जो मैंने पढ़ाया अभी तक समझ में आया हो तो देख लो। देखो बेटा, एक बार अगर कोई क्वेश्चन पूछना हो, कोई चीज समझ ना आई हो तो चेक कर लो एक बार।
पहले कोई क्वेश्चन समझ में आ गया? हाँ ये हो सकता है भाई, अगर गवर्नमेंट हमारी टेक्नोलॉजी विकसित करती है तो बिल्कुल हो सकता है, तो सामान हमारे कम होंगे, इसीलिए हमने चला रखी है स्कीम अपनी। इसलिए हमने आपकी स्टार्ट अप इंडिया चला रखी है, ये हमने जो चला रखी है मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट चला रखा है। तो उनका उद्देश्य यही है, इन योजनाओं का मेक इन इंडिया जो प्रोजेक्ट है वो इसका उद्देश्य यही है कि हम क्या करेंगे, भारत में ही टेक्नोलॉजी उत्पन्न करेंगे और भारत में ही क्या करेंगे, आपका उत्पादन कराएंगे, ताकि हमें किसी अन्य देशों से कोई सामान ना खरीदना पड़े। तो हो सकता है अगर गवर्नमेंट भारत की क्या करती है, यदि टेक्नोलॉजी विकसित करती है तो हमें किसी देश से खरीदने की जरूरत नहीं, हम आत्मनिर्भर बन सकते हैं सभी चीजों में। बिल्कुल हो सकता है। और कोई क्वेश्चन होगा टकली का? और कोई क्वेश्चन है किसी का? कोई चीज समझना हो तो देख लो एक बार। कोई चीज समझना ये हो तो देख लो एक बार। आगे सब समझ में आ गया भाई? चलो तो समझ में आ गया तो कोई बात नहीं, आगे बढ़ेंगे। तो ये उद्योगों की स्थिति रही हमारे जो औपनिवेशिक काल है। मैंने बता दिया कोई भी उद्योग नहीं उभरा। इसमें आप लिख भी सकते हो कि इसका सबसे बड़ा जो कारण रहा है वो ब्रिटेन की औद्योगिक क्रांति इसका सबसे बड़ा कारण रहा है, जिस कारण ये उद्योग नहीं उभर पाए थे। ठीक है, ये स्थिति ध्यान रखना। उसके बाद अगर मैं बात करूं कि उस दौरान यदि हम देखते हैं आजादी से पहले की स्थिति कि हमारे यहाँ जो साक्षरता दर है वो कितनी रही है, हमारे यहाँ जो पढ़े लिखे लोग थे वो कितने थे। तो मैं एक बार साक्षरता दर पे भी बात कर ले रहा हूं कि हमारे यहाँ जो साक्षरता दर रही है, साक्षरता साक्षरता जो दर रही है कि वो कितनी रही है, साक्षरता दर जो रही है वो कितनी थी। अब मैं उस दौरान भी बात करूंगा, दो वर्गों में विभाजित करके बता रहा हूँ। एक साइड में आपकी मैं बताऊंगा आजादी से पहले, आजादी से पहले कितनी थी और आजादी के बाद क्या स्थिति रही है। आजादी के बाद की क्या स्थिति, आज के टाइम पे बता सकते हो हमारी कितनी साक्षरता दर कितनी है। आजादी के बाद आज तो बता ही दो आप मुझे कि आजादी के बाद कितनी है, बता सकता है कोई का? चलो कोई नहीं। अगर मैं बात करूं तो आजादी से पहले जो साक्षरता दर भारत की देखी जाती है वो केवल 16%, 16% रही है साक्षरता दर। और अगर मैं आज वर्तमान में बात करूं तो हमारी जो साक्षरता दर है वो कितनी है, 74% हमारी साक्षरता, 74% हमारी साक्षरता दर है। जो हमारी पढ़े लिखे जो लोग हैं 78 नहीं बेटा 74 है 2011 की जनगणना के अनुसार, ध्यान रखना 74 है। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार। अगर मैं बात करूं तो आजादी से पहले इतने लोग केवल 16% जो लोग हैं, केवल 16% लोग पढ़े लिखे माने जाते हैं। और आज वर्तमान में अगर हम बात करें तो आज वर्तमान में जो है हमारे वो 74% लोग क्या है, हमारे 74% लोग पढ़े लिखे माने जाते हैं, ध्यान रखना। तो ये स्थिति है। जब मैं कभी जनगणना पढ़ाऊंगा तो डिटेल में बताऊंगा कि कितनी महिलाएं पढ़ी लिखी है, कितने पुरुष पढ़े लिखे हैं, सबसे ज्यादा पढ़े लिखे किस राज्य में है, सबसे कम पढ़े लिखे किस राज्य में है, किस केंद्र शासित प्रदेश में सबसे ज्यादा है, तो तब बात करेंगे। तो ये हमारी औपनिवेशिक काल की स्थिति थी कि उस दौरान इतना ज्यादा बढ़ावा नहीं दिया जा रहा था। अगर मैं बात करूं तो एक नीति चलाई गई है, एक व्यक्ति आया था जिसका नाम था आपका, अगर मैं बात करूं एक नीति गवर्नमेंट के द्वारा चलाई गई थी 1813 का जो अधिनियम पढ़ा रहा था मैं, 1813 में एक अधिनियम आया है अंग्रेज सरकार का, ईस्ट इंडिया कंपनी का। तो 1813 में एक प्रावधान लाया गया अंग्रेज सरकार के द्वारा कि 1 लाख रुपए भारत में शिक्षा पर खर्च किया जाए। अभी देखो आप, इतना बड़ा भारत और उस इतने बड़े भारत में केवल 1 लाख रुपए खर्च करने हैं। इतने बड़े भारत में 1 लाख रुपए खर्च करने हैं, तो इतने बड़े भारत में 1 लाख रुपए खर्च होंगे कैसे? तो आगे चलकर 1835 का अधिनियम आया ईस्ट इंडिया कंपनी का, तो उसमें ये कहा गया कि भाई एक काम करो कि जो 1 लाख रुपए प्रावधान रखा है हमने शिक्षा पर खर्च करने का, ये केवल 1 लाख रुपए खर्च किस पे कर दो आप, जो उच्च वर्ग है उन पर खर्च कर दो बस, बाकी निम्न वर्ग पे कोई खर्च नहीं करेगा किसी। क्यों कि निम्न वर्ग के जो लोग हैं, जो लोग निम्न वर्ग के हैं, वे उच्च वर्गों के लोग, जो उच्च वर्गों के लोग हैं उनके घरों में जाकर कार्य कर रहे हैं, या उन लोगों को देख के अपने बच्चों को अपने आप पढ़ाने की कोशिश करेंगे, तो उन्हें कोई पैसा ना दो आप, केवल जो पढ़ाई पर खर्च करो किसके करो, जो उच्च वर्ग के लोग भारत में है। तो केवल शिक्षा का जो माध्यम अगर कहीं ना कहीं देखा जा रहा
तो ये था कि ईस्ट इंडिया कंपनी या अगर चलकर ब्रिटेन सरकार ने भी जो कहीं ना कहीं कॉलेज वगैरह की स्थापना कराई है, या कहीं ना कहीं जो शिक्षा पे खर्च पैसा हो रहा है उस दौरान, तो वो पैसा किस पे खर्च हो रहा है? आपका उच्च वर्गों को हो रहा है। निम्न वर्ग का कोई भी व्यक्ति ऐसी पढ़ने की कोशिश कर ही नहीं रहा। अगर थोड़ा थोड़ा जब 19वीं शताब्दी में आएंगे तो तब लोग थोड़ा पढ़ना शुरू होंगे, जिसमें से एक बड़े प्रसिद्ध व्यक्ति मिलेंगे जिसका नाम था भीमराव अम्बेडकर। तो भीमराव अम्बेडकर जी ने बड़ी क्या मेहनत के साथ अपनी पढ़ाई करी। 19वीं शताब्दी के बाद की स्थिति है होगी, तो ये कंडीशन मिलेगी। तो उस दौरान हम अगर बात करूं तो केवल 16% है, केवल 16% है। और अगर मैं आजादी के बाद की बात करूं तो अब हो चुका है कितना हमारा, अब 2011 की जनगणना के अनुसार कितनी है साक्षरता दर? वो है आपकी 74%, वो है 74%। दूसरा एक और था, एक अगर मैं बात करूं, एक होती है जीवन प्रत्याशा। जीवन प्रत्याशा होती है जीवन प्रत्याशा। अगर मैं जीवन प्रत्याशा की बात करूं कि जीवन प्रत्याशा का मतलब क्या है, तो जीवन प्रत्याशा का मतलब यह है कि हमारे देश में औसत आयु कितनी है लोगों की, जो हमारे देश के नागरिक है उनमें औसत आयु कितनी है नागरिकों की। अगर हम बात करें कि आजादी से पहले क्या थी और आजादी के बाद क्या है, अगर मैं बात करूं कि आजादी से पहले, अगर मैं बात करूं कि आजादी से पहले औसत आय क्या थी, आजादी से पहले, आजादी से पहले, और अगर मैं बात करूं कि आजादी के बाद कितनी औसत आय है हमारे यहाँ के नागरिकों की, आजादी के बाद, तो आजादी से पहले जो स्थिति थी वो स्थिति थी केवल 32 वर्ष, 32 वर्ष औसत आयु थी हमारे यहाँ, 32 वर्ष औसत आयु थी। और अगर मैं बात करूं आजादी के बाद जो आज वर्तमान में भारत की है, वो है आपकी 66 वर्ष औसत आयु, वो है 66 वर्ष औसत आयु, 66 वर्ष औसत आयु जो है आज वर्तमान की। तो इससे ये पता लगता है, औसत आयु से, जीवन प्रत्याशा से ये पता लगता है कि आजादी से पहले भारत में स्वास्थ्य सेवाएं कैसी थी और आजादी के बाद भारत में स्वास्थ्य सेवाएं कैसी। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ कोई स्वास्थ्य सेवा अच्छी नहीं थी, बढ़िया नहीं थी, जिस कारण यहाँ औसत आयु कम रही है। और यहाँ स्वास्थ्य सेवाएं आज गवर्नमेंट क्या कर रही है, इंप्रूवमेंट उनमें देखने को मिल रहा है भारत में स्वास्थ्य सेवाओं का। तो जिस कारण क्या है, यहाँ पर अगर मैं बात करूं आज वर्तमान में बढ़ चुकी है ये औसत आयु हमारी, या फिर जीवन प्रत्याशा बढ़ चुकी है, तो इसका मतलब ये है कि आज 66 हो चुकी है। बता सकता है कि सबसे अधिक किस देश की औसत आयु है पूरे विश्व में? पूरे विश्व में, संपूर्ण विश्व में सबसे अधिक औसत आयु किस देश की है? सबसे अधिक औसत आयु किस देश की है? एक हमारे घर में छोटा सा बच्चा है, वो बता रहा है जी, उसने आंसर बता भी दिया। छोटा सा बच्चा, वो क्लास देखो जा मेरी, सब कुछ पता है, तो सब कुछ पढ़ रखा उसने, ज्यादा उम्र का नहीं है, छोटा ही है, सब सब्जेक्ट उसने पढ़ रखे। लेकिन उसका उद्देश्य बस इतना है कि मुझे दुनिया का सबसे बड़ा बेरोजगार बनना है, मुझे नौकरी नहीं चाहिए, वो ये कह रहा है। उसने आंसर दे भी दिया। सबसे अधिक बता सकता है कोई कि सबसे अधिक किसकी है? सबसे अधिक औसत आयु किस देश की है? जीवन प्रत्याशा सबसे अधिक किस देश की? बताओ बेटा, कहां चले गए तुम? है भाई, कितनी देर तो कर दो चेक तुम्हें। फिनलैंड आंसर आया, फिनलैंड की है जी, फिनलैंड की, फिनलैंड बेटा, बेटा फिनलैंड नहीं है, जापान है, 86 होगी, जापान है, जापान की है 86, ठीक है, जापान है, जापान की 86 है। तो ध्यान रखना, जापान आता है सबसे ऊपर बड़े देशों में, जापान आता है और 86 है, 86 है, इसकी ध्यान रखना। तो ये जीवन प्रत्याशा रही है, ठीक है, जीवन प्रत्याशा थी। तो इससे हमें केवल देखने को ये मिलता है कि भारत में जो स्वास्थ्य की स्थिति है या अस्पताल वगैरह जो है उनकी स्थिति क्या भारत में है, तो स्वास्थ्य देखा जाता है जीवन प्रत्याशा से, हमेशा ध्यान रखना। और मैंने बता दिया कि आजादी से पहले साक्षरता दर इतनी है हमारी और आजादी के बाद ये थी हमारी। तो ये प्रभाव चल रहा है हमारा औपनिवेशिक काल का, ये देखने को मिल रहा है कि औपनिवेशिक काल में क्या स्थिति भारत की थी और आज वर्तमान में क्या स्थिति भारत की है। उसके बाद अगर मैं बात करूं जनसंख्या को लेकर, अगर हम बात करें कि जनसंख्या को लेकर क्या स्थिति है, जनसंख्या को लेकर क्या स्थिति है, तो अगर मैं बात करूं कि जो जनसंख्या होती है, तो जनसंख्या किसी भी देश के लिए कह रहा हूं मैं, ध्यान रखना, जनसंख्या किसी भी देश के लिए, किसी भी देश के लिए, किसी भी देश के लिए, देश के लिए आपका क्या हो सकती है? अभिशाप भी हो सकती है, अभिशाप भी हो सकती है, या वरदान भी हो सकती है, या वरदान भी हो सकती है,
वरदान भी हो सकती है। अब जी क्या बात है, समझ में नहीं आया? वरदान भी हो सकती है, मतलब इसका ये है का कि अगर हमारे देश में टेक्नोलॉजी बढ़िया है और हम आत्मनिर्भर देश है, हमारे देश में लोगों को रोजगार मिल रहा है, तो यही जनसंख्या हमारी क्या हो सकती है, वरदान बन जाती है। यही जनसंख्या हमारी वरदान बन जाती है। लेकिन अगर तुम आज वर्तमान की स्थिति देखोगे कि देश में रोजगार नहीं है, जनसंख्या अत्यधिक मात्रा में है, जिस कारण लोग बेरोजगार हैं, तो वही जनसंख्या हमारी अभिशाप भी बन जाती है। उस देश में भूखमरी आएगी, उस देश में आपकी जो मृत्यु दर है वो बढ़ेगी, ये सारी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। तो ध्यान रखना, अगर देश में रोजगार की स्थिति है, देश में टेक्नोलॉजी है, देश में तकनीक है, देश में उद्योग है, तो उसी के कारण आपकी जो जनसंख्या होगी, चाहे जनसंख्या फिर कितनी भी ज्यादा हो, वही जनसंख्या आपकी वरदान बन जाती है। जैसे अगर मैं उदाहरण दूं तो यही देखने को मिलता है चाइना में, कि चाइना में तकनीकी है, टेक्नोलॉजी है, औद्योगिकरण है, जिस कारण वहां लोगों के पास रोजगार है, जनसंख्या भी विश्व में सबसे अधिक है, और इसी कारण ये कहा जाता है कि उनकी जनसंख्या उनके लिए वरदान है। लेकिन अगर हम अपने भारत की बात करें तो हमारे पास अभी इतना ज्यादा रोजगार नहीं है, तो हमारी जो जनसंख्या, बढ़ी हुई जो जनसंख्या है, वो हमारा कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि अभिशाप साबित हो जाए। तो यही स्थिति है। अगर मैं बात करूं कि क्या अब तक भारत की कभी जनसंख्या घटी है, अगर मैं बात करूं कि भारत की जनसंख्या घटी है अभी तक, कभी किसी वर्ष में भारत की जनसंख्या घटी है, तो एक वर्ष घटी है 1921 में। 1921 में जब आपका 1911 से लेकर 1921 की जनगणना कर रहे थे, 1911 से लेकर 1921 की जनगणना कर रहे थे, तो 1921 में जनसंख्या घटी थी। ये आंकड़ा भी ध्यान रखना आपका 0.31%, माइनस 0.31%, ये माइनस है, माइनस 0.31%। इतनी जनसंख्या घटी हमारी कब, 1921 में। 1921 में इतनी जनसंख्या घटी है। इसका कारण जो माना जाता है, प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो बीमारियां फैली है, प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो बीमारी फैली है, उसके कारण ये माना जाता है कि उसके कारण ये जनसंख्या हमारी घटी थी, उसके कारण ये जनसंख्या हमारी घटी थी। तो एक ही वर्ष था 1921 का। इस वर्ष को इसी कारण 1921 को इसी कारण भारतीय इतिहास में महान विभाजक वर्ष कहा जाता है। महान विभाजक वर्ष कहा जाता है, महान विभाजक वर्ष कहा जाता है, महान विभाजक वर्ष कहा जाता है, विभाजक वर्ष कहा जाता है। तो ये स्थिति है इस वर्ष की, मैंने बता दिया। इसका कारण जो था वो कारण था प्रथम विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध जो था इसका कारण माना जाता है, प्रथम विश्व युद्ध जो था इसका कारण था। उसके बाद की जो बीमारियां फैली थी, उसके बाद की जो बीमारियां फैली है, उस वही इसका कारण है, उसी कारण ये जनसंख्या कम हुई थी हमारी। तो ये थी हमारी जनसंख्या की स्थिति उस दौरान की औपनिवेशिक काल। तो ये सारी चीजें हमने पढ़ी जो औपनिवेशिक काल में सारी चीजें आती है हमारी, कि हमने पहले देखा कि 3 वर्गों में औपनिवेशिक काल विभाजित था। हमने कृषि की स्थिति देख ली उसमें अपनी, हमने आपकी उसमें जो बात करी, मैंने उद्योगों की स्थिति के बारे में बता दिया, मैंने उसमें स्वास्थ्य के बारे में बताया कि जीवन प्रत्याशा क्या है। उसके बाद मैंने साक्षरता के बारे में बताया कि भारत के जो विद्यालय है, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय थे, उनकी स्थिति क्या रही है। उसके बाद हमने ये भी देखा कि भारत की जनसंख्या जो है, भारत की जनसंख्या क्या कभी घटी है या बढ़ी रही है। तो एक वर्ष में आकर जनसंख्या घटी है। और मैंने ये बताया कि जनसंख्या किसी देश के लिए, जो बढ़ी हुई जनसंख्या वो किसी देश के लिए वरदान भी हो सकती है, और वही जनसंख्या किसी देश के लिए आपकी अभिशाप भी हो सकती है। तो ये स्थिति मैंने सारी आपको बता। अगर मैं बात करूं कि इन सभी स्थितियों के बारे में एक बुक लिखी गई है दादाभाई नौरोजी के द्वारा, जिसका नाम है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। एक पुस्तक है जिसका नाम है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो जो ये पुस्तक है, इस पुस्तक में दादाभाई नौरोजी ने औपनिवेशिक काल की स्थिति ही दर्शाई है। इस पुस्तक में दादाभाई नौरोजी ने आपकी औपनिवेशिक काल की स्थिति दर्शाई है, और ये कहा है कि इन अंग्रेजों ने भारत से धन का बहिर्गमन किया है, धन का बहिर्गमन किया है, ये कहा गया है। इसमें ये कहा गया कि सबसे, अगर मैं बात करूं कि सबसे ज्यादा क्या, कि जो धन का बहिर्गमन हुआ है वो कहां हुआ है आपका, सबसे ज्यादा धन का बहिर्गमन कहां हुआ है, इसी पुस्तक में उन्होंने बताया कि भारत में अंग्रेजों ने किया है। और पुस्तक का क्या नाम था, पुस्तक का नाम था आपका, पुस्तक का नाम था आपका पॉवर्टी, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, रूल इन इंडिया, रूल इन इंडिया। तो ये स्थिति है अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, या फिर पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। किसकी पुस्तक है, दादाभाई नौरोजी की, दादाभाई नौरोजी की पुस्तक है, दादाभाई नौरोजी की पुस्तक है। और इसमें उन्होंने लिखा है आपका इसमें उन्होंने बताया है कि धन का बहिर्गमन, धन का बहिर्गमन सिद्धांत इसमें ही दिया है उन्होंने, धन का बहिर्गमन सिद्धांत दिया है उन्होंने, इसमें बहिर्गमन सिद्धांत दिया है।
कि भारत से धन को ब्रिटेन कैसे ले जाया गया है, भारत से धन को ब्रिटेन कैसे ले जाया गया है, इसके बारे में जो बताया हो ये भी बताया गया दादा भाई नौरोजी के द्वारा। तो जितनी भी औपनिवेशिक स्थिति थी भारत की औपनिवेशिक स्थिति का वर्णन किया गया इसमें, भारत की औपनिवेशिक स्थिति का वर्णन किया गया उसमें, औपनिवेशिक स्थिति का वर्णन किया गया है, औपनिवेशिक स्थिति का वर्णन किया गया इसमें, वर्णन किया गया इसमें, किया गया ये। देखो बेटा एक बार अगर कुछ है क्वेश्चन पूछ लो, एक बार बता सकते, अगर है तो कोई पूछ लो, एक बार बता सकते। अभिषेक, सबसे कम जीवन प्रत्याशा किस देश की है, किस देश की है? एक रिपोर्ट जारी होती है अभिषेक, जिसका नाम है एचडीआई रिपोर्ट। तो उस एचडीआई रिपोर्ट में जो मिलता है सबसे नीचे देश, वो मिलता है आपका अफगानिस्तान। वो देश जो मिलता है आपका उसमें मिलता है अफगानिस्तान। तो एचडीआई रिपोर्ट के अनुसार जो माना जाता है वो अफगानिस्तान को माना जाता है कि अफगानिस्तान की सबसे नीचे है। तो ये कंडीशन है। तो इन रिपोर्टों के आधार पर कह सकते हैं अलग अलग स्थिति मिलेगी रिपोर्टों के आधार पर, लेकिन एचडीआई रिपोर्ट जो है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट या मानव विकास सूचकांक, उसके आधार पर अफगानिस्तान को माना जाता है, अफगानिस्तान को माना जाता है उसी का आधार पर। क्यों? क्योंकि उसमें जो एचडीआई रिपोर्ट है उसमें 3 चीज के आंकड़े जारी होते हैं आपके, 3 चीज के आंकड़े जारी होते हैं, एक जीवन प्रत्याशा के, एक शिक्षा के और एक क्रय शक्ति क्षमता की। क्रय शक्ति क्षमता में आगे पढ़ाऊंगा भी क्या है कि क्रय शक्ति क्षमता भी मैं पढ़ाऊंगा। हाँ चेंज होते रहते हैं भाई, चेंज होते रहते हैं, लेकिन ये है अफगानिस्तान की स्थिति आज वर्तमान में दिक्कत में है, ठीक है। तो इसी कारण तालिबान का कब्जा हो चुका है। और उससे पहले भी अगर मैं बात करूं तो अफगानिस्तान की स्थिति खराब ही थी, भारत साथ दे रहा था, बहुत सारी चीजों का निर्माण भारत ही करा रहा था, जिससे मैंने कभी बताया। अगर मैं बात करूं तो भारत जो अफगानिस्तान की संसद है उसका भी निर्माण भारत ने कराया है, जिसका नाम सोरा है। अफगानिस्तान में हमने बहुत सारे हाईवे बनवा रखे हैं, कई सारे बांध भी बनाए हमने अफगानिस्तान में। तो भारत साथ देता है तो एचडीआई रिपोर्ट में चेंज भी हो सकता है भाई, ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन एचडीआई रिपोर्ट के अनुसार अफगानिस्तान को ही माना जाता है। लेकिन यह है कि हर साल एचडीआई रिपोर्ट आती है, जनवरी फरवरी में आ जाते हैं, तो चेंज भी हो सकता है, कोई नहीं। करंट के आंकड़े है तो चेंज हो सकता है। सर जनगणना कैसे काउंट करती है गवर्नमेंट? जनगणना मतलब कि कितनी जनसंख्या किस धर्म की है या कैसी स्थिति है। जनगणना भाई ऐसे काउंट होती है कि भारत में जो अल्पसंख्यक धर्म माने जाते हैं, अगर मैं भारत में बात करूं तो भारत में अल्पसंख्यक धर्म जो माने जाते हैं वो हिंदू धर्म को, सभी हिंदू धर्म को छोड़ दो आप, बाकी सभी अल्पसंख्यक माने जाते हैं। हिंदू धर्म को छोड़ दो आप, बाकी सभी अल्पसंख्यक धर्म है भारत में। मतलब अल्पसंख्यक का मतलब यह है कि जिनकी संख्या भारत में कम हो, उसे उस धर्म को क्या कहा जाता है आपका, अल्पसंख्यक कहा जाता है। अगर मैं बात करूं तो भारत में यह माना जाता है कि केवल सबसे अधिक जो जनसंख्या है, ज्यादा जनसंख्या जो है वो हिंदुओं की है और कम जनसंख्या जो है वो बाकी सारे धर्मों की है। तो इसलिए क्या कराती है गवर्नमेंट, सबसे पहले इन्हीं धर्मों की जनगणना करा लेती है, इन धर्मों की सभी की जनगणना करा लेती है और ओवरऑल जनसंख्या देख लेगी। ओवरऑल जनसंख्या मतलब इन्हें घटा देगी सभी धर्मों को और बाकी जो बची वो हिंदू धर्म की हो जाती है, ऐसा होती है जनगणना। ओवरऑल जनसंख्या देख लेगी पहले, गांव में जाते हैं तो गवर्नमेंट टीचर चले जाते हैं, ये आंकड़े निकाले गए जो सरकारी स्कूल में से जाते हैं। उसके बाद जितने भी हमारे, जैसे मैं कहूं मुस्लिम, बौद्ध, जैन, ईसाई, पारसी, यहूदी, ये जो लोग हैं इन सभी की जनगणना देखी, इनके आंकड़े देख लें कितनी है इनकी जनसंख्या, ये टोटल में से घटा देंगे, बाकी जितने बचे सब हिंदू है, बाकी जो बचे सब हिंदू है। क्यों ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है भाई कि जो हमें बड़े बड़े शहर है जो हमारे, उन बड़े बड़े शहरों के चारों ओर कुछ लोग झोपड़ी बनाकर पड़े रहते हैं, तो उन लोगों को किस में गिना जाए? हमारे पास तो उनका कोई ऐसा आंकड़ा नहीं है कि उन लोगों को किस चीज में गिना जाए, तो इसलिए उन लोगों को सबको हिंदू में गिना जाता है कि भाई हिंदू है, इसलिए हिंदुओं को जो माना जाता है बहुसंख्यक ही माना जाता है। तो ये स्थिति है भाई जनगणना। और कोई क्वेश्चन होगा किसी का? और कोई क्वेश्चन हो किसी का?